अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम बात करेंगे, एक तो दो तीन अहम खबरें हैं। एक जो मुकमुका वाला काम हुआ है उस पर स्पीकर को नाम वसूल हो गए हैं। दूसरा जो अब खबरें आ रही हैं, मौलाना ने किस चीज़ के एवज़ जो है वो वोट डाला। अब मौलाना हाथ कर गए और बेच दिया तहरीक इंसाफ को। इतने दिन मुज़ाकरात करके वो अपना जो मामला है वो गेन करना चाह रहे थे, यानी कि साबित हुआ कि ये स्टेटस को के लोग हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। और तीसरा, वज़ीर आज़म साबिक जो हैं मियाँ साहब, वो काजी साहब के साथ ही रवाना होने की तैयारी में है। ये भी एक ख़बर इस टाइम मौजूद है। सबसे पहले बात करते हैं जो चीफ़ जस्टिस की पाकिस्तान की तैनाती है। पार्लिमानी कमेटी के तमाम 12 अरकान के नाम स्पीकर को मौसूल हो चुके हैं। खसूसी पार्लिमानी कमेटी के लिए सेनेट से 4 नामजद मेंबरान के नाम स्पीकर ऑफिस को मौसूल हो गए हैं। जमीयत उलमा इस्लाम फ़े ने कामरान मुर्तज़ा, जबकि पीपल्स पार्टी ने फ़ारूक एचनाइक को नामजद किया। मुस्लिम लीग नून ने आज़म नज़ीर तारड़, जबकि PTI ने बैरिस्टर अली जफ़र को नामजद किया। और खसूसी पार्लिमानी कमेटी के लिए कौमी असम्बली के 8 अरकान में से 7 के नाम सामने आ गए। खसूसी पार्लिमानी कमेटी के लिए मुस्लिम लीग नून के ख्वाजा आसफ, एहसन इकबाल, शाइस्ता परवेज़ को नामजद किया। और खसूसी पार्लिमानी कमेटी के लिए पीपल्स पार्टी ने राजा परवेज़ अशरफ और नवीद कमर, जबकि तहरीक इंसाफ ने बैरिस्टर गौहर और साहबजादा हामिद रज़ा को नामजद किया। और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने पाकिस्तान की जानिब से ख्वाजा इज़हारुल हसन का नाम दिया। अब आप इसी से अंदाज़ा कर लें, मुझे तो ये नहीं समझ आई कि तहरीक इंसाफ इसमें शामिल क्यों हुई। एक तो ये शैतानी तरामीम, एक ये गैर आइनी तरामीम, सारा कुछ इनके मुखालिफ। और ये मुझे समझ नहीं आई कि इन्होंने नाम क्यों दिए अपने। उसकी वजह ये है कि अगर ये है तो इसमें तो तादाद जो है वो उनकी है, आपके सिर्फ 2 और 3 रुकन हैं, ठीक है ना। तहरीक इंसाफ के 3 रुकन है, 2/3 अक्सरियत तो हुकूमत के पास है। उन्होंने जैसे चाहना वो कर लेना है, क्योंकि सारे चोर मैंडेट चोर जो है वो मिले पड़े हैं। तो तहरीक इंसाफ को भी अपने रवैयों पर सोचना होगा। और बैरिस्टर अली जफ़र का नाम देने पर मैं समझता हूँ एतराज़ है, क्योंकि जब सेनेट से ये तरमीम इनकी पास हुई, ये सागडार को जाके बाकायदा तौर पर मुबारकबाद दे रहे थे। क्या ये इमरान खान की पीठ में छुरा नहीं घोंपा जा रहा? इमरान खान अजीतें काटे, मुसीबतें काट रहा है इस कौम की खातिर। और ये जो लोग इमरान खान के नाम पर वोट लेकर आए, इमरान खान के नाम पर जीत कर आए, आज सेनेटर बने और सारा कोई बने, ये सारे मज़े लूट रहे हैं और बेशर्मी की तरह ये सारे मामला कर रहे हैं, जैसे ढीठ और बेशरम होते हैं। इनको ये नहीं है। इमरान खान बिल्कुल सही फैसला करते थे कि सोलो फ्लाइट करनी है, किसी के साथ नहीं चलना। उसकी वजह यह है कि ये तमाम स्टेटस को की पार्टियां हैं, चाहे जमात इस्लामी ले लें आप। जमात इस्लामी ने क्या किया? वो भी हमेशा ऐसे ही करती है। और मौलाना फजलुर रहमान साहब, उन्होंने साबित कर दिया वो मौलाना नहीं है। ये बिल्कुल बात ठीक है। उन्होंने जिस एवज़ के तहत वोट दिया, वो अब खबरें गर्दिश करनी शुरू हो गई हैं। उनके बेटे जो हैं वो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के लिए नामजद कर दिए गए हैं। ये इतलात हैं इस टाइम। ज़राए बता रहे हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल कुंडी से ओहदे से इस्तीफ़ा मांग लिया है, बल्कि हटा दिया गया है। यहाँ तक खबरें गर्दिश कर रही हैं। और मौलाना का हुकूमत से डील का पहला नतीजा जो है वो सामने आ गया है कि अपने बेटे को नवाज दिया। तो ये वो लोग हैं जो दीन के नाम पर भी लोगों को बेचते हैं और इंसानियत के नाम पर भी, सियासत के नाम पर भी बेचते हैं। अगर ये खबरें गर्दिश कर रही हैं तो इसकी वजह है ना, कुछ लिया, ऐसे तो नहीं किया। तो ये चीज़ें तहरीक इंसाफ को सोचनी चाहिए। और बाकी रही बातें, कुछ लोग कह रहे हैं जी ज़ैन कुरैशी के बारे में जब तक इमरान खान से मुलाकात नहीं होती नहीं बात करनी चाहिए। क्यों नहीं बात करनी चाहिए? जो बंदा गद्दार है, जो जिसका डाउटफुल हुआ है सारा काम, सबको नज़र नहीं आ रहा था ये 3 माह से कर क्या रहे हैं। तो ये वो चीज़ें हैं, इस पर किसी को कोई वजाहत की ज़रूरत नहीं है। जितना गंद है वो निकालना पड़ेगा। ये एक छलनी पहले चली थी जब तक इमरान खान ओहदे से हटे, जब 9 मई के बाद एक हल्ला चला, जो नहीं दबाव बर्दाश्त कर सका उसको उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वो चला गया। और इसी तरह ये दूसरी छलनी चली है। और ये याद रखें कि ये जो मामला था ना, ये इनको पहले मालूम था कि दबाव आएगा, दबाव के तहत ही सारा कुछ होगा। तो जब दबाव आप पर
آنا تھا آپ کو پتا تھا جب آپ وزارتوں کے اور MNAs کے یا سینیٹرز کے مزے لوٹ رہے ہوتے ہیں، وہاں کی سہولیات انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، تو دباؤ برداشت کرنا بھی آپ کا کام ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ مشکلات آئیں تو آپ جو ہے وہ ڈھیلا چھوڑ دیں اپنے آپ کو، یہ نہیں ہوتا۔ جب آپ یہ چیزیں انجوائے کر رہے ہوتے ہیں تو پھر مشکل وقت میں بھی آپ نے ساتھ دینا ہوتا ہے، لیکن یہ مشکل وقت میں ہمارے گھر سے ہمیں اٹھا لیا گیا، ہمیں اور پتہ چل رہا ہے جناب پیسے لیے گئے ہیں، اربوں روپیہ بانٹا گیا ہے، اور مولانا کا بھی ویسے راز کھل گیا ہے۔ ایک طرف یہ سود کا خاتمہ، اور سود کا تو خاتمہ پہلے جب عمل درآمد ہوگا نا، جب پاکستان میں بینک جو ہے وہ سود پر پیسے دینا بند کر دیں گے، پھر بات کیجئے گا آپ۔ یہ کبھی بھی نہیں ہوگا، یہ لکھ کر لے لیں، یہ ایک ڈرامے بازی ہے، یہ ملاؤں کی ڈرامے بازی ہے۔ یہ میں اب ان کے بارے میں کچھ ایسے الفاظ نہیں استعمال کرنا چاہتا۔ اگر یہ کروانا چاہتے سود کا مکمل طور پر خاتمہ، تو یقین کریں ہمارے علماء کروانا چاہیں تو کسی کی جرت ہی نہیں ہے، جتنے فالورز ہیں اور جتنے جان نثار ہیں لوگ اسلام کے نام پر، لیکن یہاں پر بیچا جاتا ہے لوگوں کو۔ یہی ہمارا سب سے بڑا المیہ ہے۔ اور دوسری خبر یہ ہے افسوسناک کہ عمر سرفراز چیمہ کے بارے میں یہ خبریں آ رہی ہیں کہ ان کی حالت انتہائی تشویشناک ہے، اور جس طرح پہلے بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ بتا چکے ہیں، تحریک انصاف کے لوگ بھی بتا چکے ہیں، انہیں ڈیتھ سیل میں رکھا گیا ہے۔ اس جان نثار نے دیکھیں ایک لفظ بھی عمران خان کے خلاف نہیں بات کی، حالانکہ وہ تھوڑی دیر کے لیے گورنر کے عہدے پر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ تحریک انصاف کا حصہ رہے، انہوں نے کوئی انجوائمنٹ نہیں کی، سارا کچھ نہیں کیا، لیکن ثابت کیا کہ وہ عمران خان کے وفادار ہیں، پاکستان کے وفادار ہیں۔ اور انہوں نے اب ایسی صورتحال ہٹے کٹے گئے تھے، ویل چیئر پہ آگے پیرالائز ہو گئے، لیکن انہوں نے ساتھ نہیں چھوڑا، انہوں نے پریس کانفرنس نہیں کی۔ تو یہی ہوتی ہیں چیزیں، جو وفادار ہوتے ہیں وہ ایسے ہی کرتے ہیں۔ جب آپ سمجھیں کہ آپ کوئی عہدہ لے رہے ہیں تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ آپ عہدہ لے رہے ہیں اور آپ پر دباؤ آئے تو آپ دباؤ نہ برداشت کر سکیں۔ تو رہی شاہ محمود قریشی صاحب کی بات یا مہر بانو صاحبہ کی بات، تو وہ تو دیکھیں انہوں نے تو وفاداری نبھائی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ کوئی بندہ نہیں وفاداری نبھائی تو اس کو ڈیفینڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جناب اس کو ڈیفینڈ کیا جائے یا روکا جائے۔ ان کے کزن نے بھی ایسا ہی کیا ہے، انہوں نے بھی ایسا کیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن باپ نے وفاداری دکھائی۔ لیکن خبریں یہ بھی گردش کر رہی ہیں کہ یہ طے کیا گیا ہے ملاقات میں کہ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہے ان کو رہا کر دیا جائے گا۔ اگر شاہ محمود قریشی عمران خان سے پہلے رہا ہو کر باہر آتے ہیں تو پھر زین قریشی پہ جو ہے وہ پکی مور لگ جائے گی، یہ یاد رکھیں۔ بہرحال شاہ محمود قریشی صاحب پر تو کوئی بھی نہیں کر رہا، کیونکہ انہوں نے تکلیفیں کاٹی ہیں، عمران خان کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہیں، ان کے باقی خاندان کے لوگ مہر بانو صاحبہ ہیں وہ ڈٹ کر کھڑے ہیں، لیکن زین قریشی پر اب سوالیہ نشان لگ چکا ہے، اور وہ سوالیہ نشان اب ہٹے گا نہیں۔ جو بندہ شک کے دائرے میں آ گیا ہے اس پر دوبارہ اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ اور آخر میں آپ کو بتا دوں، قاضی صاحب کے جاگتے ہی جو ہے نا میاں صاحب بھی جانے کی تیاری میں ہیں، کیونکہ اس نظام کی جو بقا اور جنگ جو کچھ ترمیم ہو چکی ہے نا، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ اڑ جانی ہے، یہ سب کو نظر آ رہا ہے، یہ فارغ ہونی ہے، چاہے عوامی احتجاج کے طریقے سے ہو، چاہے وکلا تحریک سے فارغ ہو، چاہے یہ ججز اس کو اٹھا کر کوڑے دان میں پھینک دیں، یہ فارغ ہونی ہے، ہر حوالے سے فارغ ہونی ہے۔ اس میں بہت سارے سکم ہیں، اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو انہوں نے آئین اور قانون سے ہٹ کر کی ہیں۔ تو یہ اور دوسرا ججز کی یہ بقا کا مسئلہ ہے۔ یاد رکھیں ججز کی حیثیت جو ہے وہ ایک کانسٹیبل جتنی رہ جائے گی، جس طرح کہ انہوں نے شکنجہ ٹائٹ کیا ہے، تو لہٰذا یہ اس کا رسپانس آئے گا، اور آپ کو آئندہ آنے والے چند دنوں میں قاضی صاحب کی ریٹائرمنٹ کے فوراً بعد آپ دیکھیں گے 1-1.5 ہفتے کے اندر اندر اس کا رسپانس آنا شروع ہو جائے گا، اور یہ ججز دے رسپانس یا وکلا دے یا عوامی موومنٹ چلے، یہ اب چلنی ہے، کیونکہ اس کے علاوہ کسی صورت بچت نہیں ہے۔ تو بات میں کر رہا تھا میاں نواز شریف صاحب کی، وہ آئندہ چند روز میں لندن روانہ ہو رہے ہیں۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف جو ہے، ذرائع نے بتایا کہ نواز شریف نے 2 ہفتہ قبل لندن جانا تھا، لیکن وہ 26ویں ترمیم کے ووٹنگ کے حصہ لینے کے لیے رک گئے تھے،
उनको रोक लिया गया था। असल बात ये है, उन्हें जाने नहीं दिया जा रहा था। लेकिन अब चूँकि मियाँ साहब ये भांप चुके हैं कि इस निज़ाम में जो सबसे बड़ा जिन्होंने रिलीफ दिया काजी साहब ने, इनके केसेस, इनके लिए हर चीज़ जो एयरपोर्ट पर पहुंचा दी गई, बायोमेट्रिक के लिए भी सारा कुछ जो इंतज़ाम किया इन्होंने, जो गंद मारा निज़ाम इंसाफ में, वो आज कौम भुगत रही है ना। देखें ना, अब तरमीम भी आ गई, अब तो टगे टोकरी कर दिया इन्होंने सारा काम। तो सारा कुछ इन्होंने टगे टोकरी किया, तो इसलिए ये अब इनको मालूम है कि मैं ज़्यादा देर तक रुक नहीं सकता। तो नवाज शरीफ साहब एक हफ़्ता तक लंदन पहुंचेंगे, ज़राए बता रहे हैं। लंदन में मुख्तसर क़याम के बाद अपने अमेरिका जो अपने आका हैं उनके पास जाएंगे, और हुसैन नवाज़ के अलावा ख़ानदान का एक और फ़र्द भी इनके हमरा जाएगा लंदन से। और ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ का अमेरिका का वीज़ा इसी हफ्ते मिलने का इम्कान है। नवाज शरीफ तकरीबन 1 बरस के बाद लंदन जा रहे हैं, और लंदन जाने के बाद फिर आपको अंदाज़ा होगा कि मियाँ साहब फिर बहुत सारी चीज़ें इनकलाबी बनकर बताना शुरू करेंगे। उससे पहले ये खामोश रहेंगे, ये हालात देखेंगे, फिर कहेंगे जी जनाब हमें तो यरगमाल बना लिया गया था, फलां कर लिया गया था। लेकिन याद रखें कौम, पाकिस्तानी कौम, आप याद रखें जो इन्होंने 2-3 सालों में लंदन प्लान के तहत आपका बुरकस निकाला है, इसको भूलना नहीं है। आइंदा आने वाली नस्लों को भी बताना है, ताकि इनकी आइंदा आने वाली जो नस्लें नौसरबाजी करती हैं, जो कर रही हैं, और आगे साथ साथ, और ख़ास कर फर्जंदे ज़रदारी जिस तरह की हरकतें करता रहा है, जिस तरह की धमकियाँ देता रहा है, हम ज़ोर ज़बरदस्ती करवा लेंगे, वो भी काजी फायद ईसा के सर पर इन्होंने किया है। उसकी वजह थी 63A का फ़ैसला। अगर 63A का फ़ैसला ना दिया गया होता तो ये उल्टे भी लटक जाते, तो ये नहीं कर सकते थे, क्योंकि वोट ही काउंट नहीं होना था। तो काजी साहब ने तो बहुत सारी सूरतकारी की है, इस कौम के साथ वो बुरा सलूक किया है। माएँ बहनें अगवा होती रहीं, कोई आइन और कानून की कोई बात नहीं की इन्होंने। पहले ये बड़े इनकलाबी बनते थे, मिसिंग पर्सन है, फलां है, ढींग है, लेकिन अब जाते जाते बल्ला भी लेके जाने की कोशिश में है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं। पाकिस्तानियों ये ज़हन में रखें, ये आइनी तरमीम मुझे नहीं चलती नज़र आ रही, बल्कि मुझे हुकूमत अब भी चलती नज़र नहीं आ रही। ये याद रखें, ये हुकूमत बढ़ने जा रही है। इन्होंने जो काम किया है अपनी तरफ से इन्होंने पूरा बंदोबस्त किया है, लेकिन याद रखें जब आप अपने सारे इक़दाम पूरे कर लेते हैं, आप ये समझ रहे होते हैं कि अब मैं नहीं डूबूंगा, मैंने अपने सारे इक़दाम पूरे किए हैं, मैं हर तरीके से सेव हूँ, तो याद रखें कि जब आप खल्क़े खुदा पर इस तरह के जुल्म कर रहे होते हैं, जिस तरह इन्होंने जुल्म किया लोगों के साथ, माएँ बहनें उठाई गई, टार्चर किया गया, सब कुछ किया गया, वो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि अल्लाह का जो कोड़ा है ना, वो हरकत में आना ही आना है। ये बचेंगे नहीं, ये मैं इस यकीन के साथ कह रहा हूँ। ये अब आप देख लें, इन्होंने सारे अपने इक़दाम मुकम्मल कर लिए हैं। आप देख लें मियाँ साहब भी जा रहे हैं, क्योंकि मियाँ साहब को अंदाज़ा है कि होना क्या है। और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे जिन्होंने भी इस मुल्क पे जुल्म किया है वो निशाने इबरत बन जाएंगे। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।